अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सुबह क्या हाल है आप लोगों का? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। अच्छा, ये वो मौसम हमारे यहाँ शुरू हो गया है जब आप नहीं डिटर्मिन कर पा रहे होते हैं कि आपको गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, क्योंकि एक लम्हे आपको ठंड लग रही होती है, अगले लम्हे आपको लगता है कि ओहो कुछ पंखा चला लें या हल्का सा एसी ऑन कर लें, लेकिन जब होता है तो फिर आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है। और लिटरली इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में हैं और कराची से बाहर किसी से भी बात कर रहे हो ना, तो कहीं सर्दी ही है, तो सर्दी होती है और सारे ठिठर रहे होते हैं। कभी गैस की बात हो रही होती है, कभी हीटर की बात हो रही होती है, एंड वी आर लाइक कि व्हाई, मतलब अच्छा, लाहौर जनवरी हैज नॉट बीन रियली कोल्ड एज वेल, क्योंकि लाहौर में भी मौसम खुला रहा नॉट है। एज कोल्ड एज इट यूजुअली इज, बट इट इज स्टिल कोल्ड। और फिर देन देयर आर प्लेसेस लाइक स्कर्दू जहां -10 चल रहा है। मतलब आप 10 अंदाजा करें जरा कि क्या जबरदस्त किस्म की कोई सर्दी, मतलब एक्चुअल सर्दी का अगर मजा लेना है तो ये देखें जरा। -10 एक बताने की बात है और एक है इसको -10 कहना। -10 ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज। जब पीटीवी पर वो ग्राफिकली आपको वेदर दिखाया जाता था ना, that was good times. Actually they would take you there as well. स्टोर का बताते थे -3 स्कर्दू -10, तो वो एकदम से एक मेमोरी आती है। जी मेमोरी में आप डाल लें कि यहाँ -10 चल रहा है और सोच ही लें कि जब यहाँ हवा चलती होगी तो चिल फैक्टर किधर पहुंचता होगा। बर्फ, इट्स ऑल लाइक वाइट एवरीवेयर, इट्स स्टनिंग टू सी ऑन स्क्रीन, बट एक्चुअली टू लिव इन इट इज आई एम श्योर अ चैलेंज। अच्छा, लेकिन चल रहा है, यही हो रहा है मौसम। इस बारे में हम तफसील से आपको जरा आगे चलकर कुछ विजुअली वैसे ये मौसम का खोला हुआ था, अपने नुमाइंदों और अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स, अपने दोस्तों से जरा मुलाकात करेंगे तो आपको भी कराएंगे। लेकिन नाउ वी विल मूव ऑन टू द आपको पता है ना मुज़ाकरात चल रहे थे, मतलब उसका क्या हुआ? वो हमने आपको मोहरी का शिकार हो गए। वैसे तो सर्दी की बात कर रही थी, लेकिन मुज़ाकरात हो गए हैं। वहाँ भी -10 चल रहा है, वहाँ -20 तक बात पहुँच गई है। मनफी में है मामला। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बिसात मुज़ाकरात की लपेट दी गई है। तहरीक इंसाफ की टीम कल मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुँची। बताया था आपको, हुकूमत समझती है तहरीक इंसाफ ने जल्दी दिखाई है, कुछ सब्र करती तो बीच की राह निकल सकती थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने के बजाय कायम रखी है। अपोजिशन को बता दिया है कि बातचीत का दरवाज़ा खुला है, खुला रहेगा। कहीं नहीं उन्होंने 3 मीटिंग्स में एक दफ़ा भी ये बात नहीं कही कि जनाब आप चौथी मीटिंग से पहले अगर कमीशन बना देंगे तो हम आएंगे चौथी मीटिंग में या नहीं आएंगे। ये बाहर जाके उनके बाहर के लीडरों ने ये बात कही जी कि कमीशन पहले बने, उसके बाद मुतालबात शुरू हों। तो ये तो घोड़े के आगे गाड़ी जोतने वाली बात है। आप आएँ, कमीशन बने ना बने उस पर हम बात करेंगे आपसे। हो सकता है कि कमीशन आपको मिल जाए, हो सकता है कमीशन ना बने, कोई और मैकेनिज़्म तय कर। मैं तो यही तवक्को रखता था कि आज अपोजिशन के दोस्त तशरीफ लाएंगे। गवर्नमेंट के मेंबरान तशरीफ रखते हैं, अपोजिशन के मेंबरान तशरीफ नहीं लाए। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं और मैं फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। ये मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। शायद मैं तो उम्मीद रखूँगा कि शायद दोनों तरफ से ताली बच जाए। चलिए, उम्मीदें हुकूमती साइड तो रख ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो बंद होते ही हुआ क्या है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी में है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की सदारत का नया ओहदा संभालने वाले जुनैद अकबर खान भी फुल जारहाना मोड में हैं और उन्होंने दावा किया कि बानी PTI ने पैगाम दिया है कि अब वो हुकूमत और वज़ीर आज़म की बात भूल गए हैं और बात बहुत आगे निकल चुकी है। जुनैद अकबर ही क्या, इनफैक्ट चेयरमैन PTI गौहर अली खान भी एहतजाज के तमाम ऑप्शंस आजमाने को तैयार बैठे हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। वो हुकूमत ने नहीं किया, तो इसलिए खान साहब की यही हिदायत थी, हम नहीं बैठ सके। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलेंगे, ये 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आज़ाद अदलिया के लिए और पार्लियामान के लिए, इसके लिए हम हर किस्म का स्ट्रगल करेंगे, इंक्लूडिंग चाहे वो एहतजाज हो, चाहे वो अदालतों में स्ट्रगल हो, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जो दोबारा 8 मई के बाद जो हम तंजीम रिस्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें वो जो हार्डलाइनर है वो लोग सामने आएंगे, जो ये दरमियान वाले है, जो होम्योपैथिक क़यादत जो है वो साइड पे
हो। हम निकलेंगे, हम तीनों ऑप्शन पे, ये मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात हमारी हो रही है, हम अपने करते मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करें, ये है कि सवाबी को तो फाइनल हुआ है 8 तारीख को हम करेंगे। जितने भी हमारे रोड है, चाहे गिलगित बल्दिस्तान की तरफ जाए, चाहे वो साउथ से आए, चाहे हमारी साइड से जाए, चाहे जीटी रोड हो, चाहे मोटरवे हो, वो हम बंद करें, कीपी की हुदूद के अंदर बंद करें। इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ सारे रास्ते हम वहाँ से बंद कर लें। तो आप इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं और तैयारी के साथ आएंगे। खान साहब ने जो मैसेज आज मुझे आया कि जुनेद, हमें ये हुकूमत और वज़ीर आज़म इससे बहुत आगे सोचना है, ये चीज़ें मैं भूल गया हूँ कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है। इतना तो मुझे भी पता है कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई कैबिनेट है उसमें कुछ तब्दीलियां तो करवाना चाहते हैं जी। उसमें कुछ 1-2 इंशाल्लाह इस हफ्ते इसमें कुछ लोग कम हो जाएंगे, 1-2 को नए शामिल कर लेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के इरादे भांप रही है। इसीलिए लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कल PTI को मशवरे के साथ वार्निंग भी दी है। अब भी मैं ये बात कह दूं कि जो रास्ता वो सड़क से निकालना चाहते हैं ना, जो वो 26 नवंबर को चाहते थे, वो ना निकला, ना आइंदा निकलेगा। उससे मज़ीद नुकसान होगा। और अगर वो इस बात को अब भी ना समझे तो वो अपना भी नुकसान करेंगे, और जब अपना करेंगे तो साथ फिर जमहूरियत का भी जो है वो नुकसान करेंगे। रास्ता जब भी निकलना है वो टेबल पे बैठ के थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग ही निकलना है। यही वो तरीक़ाकार है जिससे मामला जो है वो रिजॉल्व होते हैं। चलें जी, अब आपने सारों को सुन भी लिया है और नज़र भी आ गया होगा हुकूमत और तहरीक इंसाफ आज वहीं आ खड़े हुए हैं जहां मुज़ाकरात से पहले थे, और दोनों तरफ से नुमाइशी इजहार अफसोस भी हो रहा है कि इट डिडंट वर्क आउट। लेकिन हकीकत ये है कि बातचीत के बेनतीजा रहने में दोनों ज़िम्मेदार हैं, और हुकूमत कुछ दे देती और तहरीक इंसाफ कुछ छोड़ देती तो बात बन सकती थी। और मुज़ाकरात का मतलब क्या होता है? टू कम टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अ कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ सॉर्ट। लेकिन ऑब्वियसली हालात बता रहे हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी की कीमत कम या ज़्यादा दोनों अतराफ को उठानी पड़ेगी। क्या होता है बाय द वे? दूसरी तरफ आपको पता है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की भी कोशिश में है। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात लेकिन हुकूमत ने मिल लिया है। हाँ, वो भी चल रहा है साथ साथ। मौलाना भी बीच में वो टग ऑफ वॉर में ना रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं बीच में। तो कोई उनको इधर खींच रहा होता है, कोई उधर, और सेटिस्फाई भी वैसे वो दोनों साइडों को कर ही देते हैं। हाँ, वैसे ये आर्ट तो है कि इट्स एन आर्ट, इट इज इंडीड एन आर्ट, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट। रहनुमा तहरीक इंसाफ वजीर बराए आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा मीना खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीना साहब, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात ठीक ठाक चल रहे थे, आपने डिमांड्स रखी, जवाब तैयार किया, अब जवाब आने का इंतज़ार तो करते बैठते, आप लोगों ने मुज़ाकरात ही ख़त्म कर दिए। बाकायदा जवाब वसूल कर लेते तो बेहतर नहीं होता? देखिए, हमारी तरफ PTI की तरफ से चेयरमैन इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई और उन्होंने उस कमेटी को मैंडेट दिया कि वो इन 2 मुतालिबात के ऊपर मुज़ाकरात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें तकरीबन 3 दौर हुए मुज़ाकरात के। फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आई कि आप रिटर्न हमें दे दें, वो भी हमने दे दिया कि हमारे 2 ही मुतालिबात हैं। एक ये कि 9 मई और 24 नवंबर के ऊपर कमीशन बनाया जाए ताकि पता लगे कि इनके अंदर कौन मुलविस थे और किन्होंने ये किया है। लेकिन इसके बावजूद कि वो और उसका 1 हफ्ता टाइम हमने दिया, तो हमने देखा कि वो बिल्कुल भी इस चीज के अंदर संजीदा नहीं है और बिल्कुल भी वो इस मसले का हल नहीं निकालना चाहते, बल्कि बिल्कुल टाइम जो है वो लिंगर ऑन कराना चाहते हैं। तो उसकी बुनियाद पे फिर ऐसे मुज़ाकरात की जिसका नतीजा ना हो, जिसका हल ना हो, तो फिर उसका क्या फायदा है। देखते हैं कि वो हुकूमती जो कमेटी है वो जुडिशल कमीशन कायम करती है, उसका क़याम करती है या नहीं, तो मुज़ाकरात तो उसके बाद फिर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप तो यही कह रहे हैं, लेकिन अब आपके मुताबिक मुज़ाकरात ख़त्म हैं तो इस पर मज़ीद हम बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे कि पीछे ऑप्शंस क्या रह गए हैं,
पीटीआई दीगर जमातों से राब्ते करके ग्रैंड अलायंस भी बनाना चाहती है, तो ये इत्तेहाद बनाकर क्या इरादे क्या हैं, क्या करना है? एक बार फिर सड़कों पर एहतजाज करेंगे और फिर इससे मिलेगा क्या? पहले भी करके देख हाँ, मतलब क्या अचीव करेंगे फिर इससे? देखिए, हम यही है कि हम हुकूमत की जो कमेटी है देखते हैं कि वो क्या करते हैं। वो हमारे जो मुतालबात हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे जुडिशल कमीशन बनाने की बात है उसके ऊपर अमल करती हैं। अगर वो इसके अंदर संजीदा नहीं है और संजीदा स्टेप नहीं लेते हैं तो मुज़ाकरात हमारी कभी भी कमजोरी नहीं रही, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम आईन और कानून के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात करें, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल फोर्स है, एक पॉलिटिकल जमात है और इसके अलावा हम जो है अपना आईनी कानूनी हक रखते हैं। हमारी जिद्दोजहद जो है वो स्टार्ट होगी। आप देखेंगे कि 8 फरवरी को जो है इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम निकलेगी, भरपूर तरीके से कायद इमरान खान की आवाज़ पे लब्बे कहते हुए हम एहतजाज करेंगे और जो हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद है वो रुकेगी नहीं, वो अगेन इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगी और मंतिकी अंजाम तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अच्छा मीरा खान साहब, कोई राब्ता हो या एहतजाजी मुहिम हो, तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता 1 साल में तमाम पावर, आपको पता है, तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ही रहे हैं। इमरान खान तो सुना है कि सूबे में करप्शन पर सख्त नाला भी हैं, गंडापुर साहब को फारिग करने की बातें भी हो रही थी। इन हालात में मजीद आप लोग क्या कर लेंगे बहैसियत हुकूमत? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल बिल्कुल भी नहीं। जो गाड़ी या वगैरह जो है वो सीएम साहब अगर कहीं मूव करते हैं तो ये उनके लिए मूव होती है। बाकी जो हमारे जो हमने जितनी भी जिद्दोजहद की है, हमारे मार्चेज हुए हैं, वो पार्टी के रिसोर्सेज या अपने तौर पे जो हमारे एमपीएज हैं, वर्कर्स हैं और जो आम लोग हैं जो इस मुल्क और कौम से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने अपने तौर पे ये सारा कुछ किया है। तो पार्टी गवर्नमेंट के वसाइल की जो बात है बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि इत्तेमाद नहीं है इमरान सीएम साहब के ऊपर, बिल्कुल इत्तेमाद है। और कल जो है इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है कि मुझे यमीन साहब के ऊपर इत्तेमाद है और वो बड़े भरपूर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और इस वक्त वाकई वाहिद ही एक सूबा है, गवर्नमेंट है जो परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त हमारी 49% जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, हम जो है डिलीवरी के अंदर कर रहे हैं तमाम शोबाजात के अंदर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला यमीन साहब कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह से जो है इमरान खान साहब का इत्तेमाद भी रहेगा और परफॉर्म भी करेंगे। पहले आप कह रहे हैं वैसे वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तमाम तरदीदें अपनी जगह, लेकिन ऑफिसी गंडापुर साहब को तब्दील करना बहरहाल खान साहब का इख्तियार है। तो अगर किसी भी वजह से वो इस तब्दीली की तरफ जाते हैं तो आपकी नज़र में नया सीएम किसको होना चाहिए? आप खुद उम्मीदवार बनना चाहेंगे? देखिए, इस पार्टी के अंदर बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का ये इख्तियार है और इमरान खान साहब ही तमाम फैसलों को जो है वो फाइनलाइज करते हैं और पार्टी के तमाम कारकुनान को, तमाम लीडरशिप को उनके फैसले मन तस्लीम होते हैं। जहां तक सीएम के तब्दीली की बात है तो वो भरपूर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया इससे पहले कि वो ये आप हमारी रेवेन्यू देके, हमारी गवर्नेंस देके, हमारी जो डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो देके, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से आप देके और हमारी जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हमने जो किया, आप देखेंगे जब 1 साल खत्म होगा तो हम अपने तमाम जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं वो लेके आएंगे। तो हम पहले भी हमने चैलेंज किया था कि कोई सुबह हमारे 50% पहुंचे तो फिर बात करें, तो उसके अंदर हम जो है भरपूर तरीके से चेयरमैन इमरान खान साहब के विजन के ऊपर यमीन साहब कर रहे हैं, वही वजीर आला रहेंगे। और मेरा जो आप कह रहे हैं तो मेरा किसी का भी कोई इरादा नहीं है। यमीन साहब जो है जिस तरीके से 9 मई के बाद उन्होंने सदारत के अंदर किया और फिर 8 फरवरी इलेक्शन के बाद फिर जिस तरीके से सूबे को आगे लेके जा रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज है। और कल के खान साहब के बयान के बाद और ट्वीट के बाद ये साबित हुआ कि इमरान खान का जो है उनके ऊपर भरपूर इत्तेमाद है। बहुत शुक्रिया आपका मीरा खान साहब। लेकिन
गवर्नेंस और करप्शन से मुताल्लिक रिजर्वेशंस तो खान साहब ने शो किए हैं गंडापुर साहब को, यानी हाँ वो तब्दील नहीं हो रहे अभी, वो और बात है। अच्छा, लेट्स टेक द अदर साइड्स पर्सपेक्टिव एज वेल। और हमें ज्वाइन किए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक हैं हमारे साथ। बैरिस्टर साहब, कल की मीटिंग ना होने के बाद बज़ाहिर ऑब्वियसली कोई शक नहीं रहा कि मुज़ाकरात का बाब जो है वो अब दैट चैप्टर हैज़ क्लोज्ड। तो इसके बावजूद हुकूमती नुमाइंदों को यकीन है कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही पड़ेगा। कब और ये यकीन क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। बिल्कुल जी, कल की जो मीटिंग है उसमें पीटीआई की अपोजिशन की कमेटी का ना आना ये जमहूरी तकाज़ों के भी बरक्स है और जमहूरी रवायतों के भी बरक्स है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी सियासी जमात है जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, वो ज़ाहिरी बात है कि मुज़ाकरात से ही तमाम तर मसाइल का हल निकलता है। और जो रास्ता तहरीक इंसाफ ने अपनाया है या उनकी इस कमेटी ने जो रवैया अपनाया है वो बड़ा एक अलार्मिंग है इस तमाम तर मामले पे कि ये ना जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ना ही जमहूरी रवैयों पे यकीन रखते हैं। और दोबारा इनका इंतशार और जो एक जलाओ गराव की सियासत है उसकी तरफ ये चाहते हैं कि तमाम तर मामले को धकेला जाए। तो हमने कमेटी तहलील नहीं की और 2 दिन देखा जाएगा कि शायद स्पीकर ऑफिस से ये रब्ता करें और उसके बाद जो है अगर बेटर सेंस प्रिवेल की तो ये शायद वापस आ जाएं। मुज़ाकरात ही वाहिद हल है तमाम तर सियासी मसाइल का, सियासी इश्यूज़ का जो हल निकलना है इन सियासी बैठकों में ही निकलना है। लेकिन शायद वो कहीं और से उम्मीद लगा के बैठे हैं और नज़र ये आ रहा है कि वहाँ से भी कोई मुस्बत जवाब नहीं है। तो आखिरकार इनको बिल्कुल तमाम तर सियासी जमातें जो अपोजिशन और हुकूमती कमेटी में जो जमातें हैं इन सब के साथ बैठ के ही इन मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। अच्छा, मेरे तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से इनकार के साथ साथ दीगर जमातों से भी आपको पता ही है राब्ते बढ़ा रही है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की भी बात हो रही है। इस अलायंस के तहत एक नई तरह की एहतजाजी मुहिम भी शुरू हो सकती है। ऐसा हुआ तो फिर मौशी इस्तेहकाम भी मुतासर होगा। इतना रिस्क लेने से बेहतर नहीं है कि बना दें कमीशन, बात सुन लें लोगों की? देखिए, सबसे पहली बात है कि कमीशन बनाने में कोई कानूनी जो कदगन या कानूनी कोई अमर माने नहीं है। ये एक मेरा पर्सनल स्टांस है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो केसेस सब्जुडिस हैं ये कोई अच्छी रवायत नहीं होगी कि तमाम तर 9 मई के मुकदमात भी और 26 नवंबर के मुकदमात जो अभी सब्जुडिस हैं या ज़ेर इल्तवा हैं उन तमाम तर मामलों पे कम से कम अदालतों की तरफ से कोई रूलिंग जो है वो आना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा मकसूद होगा, बजाय इसके कि तमाम तर मामलात अगर आपने कमीशंस पे ही के थ्रू हल करने हैं तो फिर अदालतें तो अपना काम नहीं करेंगी और अदालतों की फिर ज़रूरत पेश नहीं होगी। तक आपने अपोजिशन जमातों की बात की कि उनका आपस में गठजोड़, देखें सियासी राब्ते होते हैं तमाम तर जमातों के और वो कोशिश पहले भी करके देख चुके हैं। इससे पहले भी आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की एक मूवमेंट उन्होंने चलाई और अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया, फिर वही मैंडेट वापस ले लिया। अभी भी वो जो कोशिश कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता, क्योंकि इन तमाम सियासी जमातों के बिलखुसूस JUIF और PTI के इतना आपस में खलफशारी है और उनके एक दूसरे के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं KP सूबे के अंदर जो हुकूमत कायम है उस हवाले से एंड इवन अदरवाइज एज़ वेल, तो उस तमाम तर मामले में मैं समझता हूँ कि ये इत्तेहाद जो है ये किसी तरफ जाता नज़र नहीं आ रहा। और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जिसकी आपने बात की उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ सियासी इस्तेकाम को माशी इस्तेकाम के साथ जोड़ा जा रहा है तो उसमें कोई ऐसी नेक्सस नहीं है। और उसकी वजह यह है कि आपने देखा जो भी हुकूमत आई अपोजिशन जमातें हमेशा से एहतजाज करती आई हैं। तो अभी भी अगर आप देखें कि पिछले पूरे 1 साल में जिस तरह के एहतजाज या एहतजाजी रवैया इस मखसूस सियासी जमात ने रखा तो पाकिस्तान की मईशत तो अल्हम्दुलिल्लाह फूल रही है, फल रही है और तमाम तर पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो आपको इकनॉमिक आउटलुक पे नज़र आते हैं वो बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए अब फिर कोई और बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये सियासी मामलात हैं, दूसरी जानिब हुकूमत ने पीका को ज़िद बनाकर रखा हुआ है और हर फोरम से पास करवाती जा रही है, किसी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुने जा रहे। तो सियासी तनाव के इस दौर में एक गैर ज़रूरी मसला पैदा करने की क्या वजह है और जल्दी किस चीज़ की है?
देखिए, ना तो हुकूमत बज़िद है और ना ही किसी चीज़ की जल्दी है, लेकिन एक बात ये मैं ज़रूर कहूँ कि पिछले 3-4 साल से ये मामला सारा पेंडिंग है। जब मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी वज़ीर इत्तलात थी, उस टाइम भी कंसल्टेशन का पूरा प्रोसेस हुआ और उस टाइम कंसल्टेशन हुई, फिर जो रिकमेंडेशंस आई उसको इसके में इनकलकेट किया और इनकॉर्पोरेट किया उन तमाम चीज़ों को। अभी भी जो सेनेट की कमेटी है उसमें भी कुछ हद तक मुशावरत ज़रूर हुई है, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में नहीं आ सकती। कुछ चीज़ें रूल्स के लिए भी होती हैं, जहाँ डेफिनेशन की बात की तो वो रूल्स में आ जाएगी। और दीगर जो मामलात हैं दुनिया पूरी में अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, उन्होंने 16 साल से कम बच्चों के लिए वो बैन कर दिया। अमेरिका में देखें, उन्होंने हर स्टेट ने अपनी अपनी लेजिस्लेशन की है इस फेक न्यूज़ को या मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन को कर्ब करने के लिए। इसी तरह हाल ही में बरतानिया में अगर आप देखें तो साउथ पोर्ट में या रॉचडेल में जो मामलात हुए, जो फेक न्यूज़ स्प्रेड हुई और उससे कितना नुकसान हुआ, तो कम से कम इस चीज़ को एड्रेस तो होना है। और ये कह देना कि इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इसको टच ना किया जाए, ये मैं समझता हूँ कि गलत बात है। और इससे बेहतर ये है कि उसमें जब इंटेंशन का एक एलिमेंट रखा गया है और किसी सहाफ़ती बरादरी को हमने टारगेट नहीं किया, उसमें वो तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए है कि जो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन को जो कर्ब करने में इक़दामात हम ले रहे हैं हुकूमती लेवल पे थ्रू लेजिस्लेशन या थ्रू रूल्स या थ्रू रेगुलेशंस, उसको कम से कम मैं समझता हूँ कि रेगुलेट ज़रूर होना चाहिए। और ये एक दुनिया में फिनोमिनन है फेक न्यूज़ का, मिस इन्फॉर्मेशन का, डिसइन्फॉर्मेशन का, तो इसको बिल्कुल एड्रेस होना ज़रूरी था, होना ज़रूरी है। और फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन के ख़ात्मे की कोई भी मुखालफत नहीं कर रहा। इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए, इसके लिए एक मैकेनिज़्म तरतीब दिया जाना चाहिए। कोई नहीं कह रहा, किसी भी सहाफ़ती तंजीम ने कभी नहीं कहा कि ये अनटचेबल है या इसको बिल्कुल ना छेड़ा जाए। लेकिन यहाँ मामला ये है, यहाँ मामला ये है कि यहाँ इख्तिलाफ राय को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो हज़ारों सहाफ़ी सड़कों पर मौजूद हैं, ये इतनी अक्ल तो रखते हैं और इतना तजर्बा तो है इनका अपने काम में कि ये ड्राफ्ट पढ़ के या कानून पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे क्या हासिल करना मकसूद है। एट द सेम टाइम सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी की मुशावरत की आप बात कर रहे हैं, 5 मिनट में सर कोई मुशावरत नहीं हुआ करती। सो या बैरिस्टर अकील मलिक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये सुने ज़रा, सदर ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद वाइट हाउस की पहली प्रेस ब्रीफिंग हुई है और प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट की भी ये पहली प्रेस ब्रीफिंग थी। शी इज़ ओनली 27 ईयर्स ओल्ड। उनको 27 साल की उम्र में वाइट हाउस की कम उम्र तरीन प्रेस सेक्रेटरी बनने का एजाज़ भी हासिल हो गया है। और अपनी डेब्यू प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने वादा किया कि वो ब्रीफिंग रूम में पॉडकास्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी रसाई देंगे। दैट वुड बी अ फर्स्ट इन द वाइट हाउस। और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कैरोलाइन लेविट ने बताया कि सदर ट्रंप ने अब तक 300 से ज़्यादा खुसूसी इक़दामात किए हैं और बाइडेन इंतज़ामिया के रोके गए तमाम प्रेस पासेस को दोबारा से बहाल भी वो करेंगे। चीन की AI ऐप डीप सीक पर रद्द अमल में वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि कौमी सलामती को लाहक मुज़मरात को देख रहे हैं। वफाकी हुकूमती फंडिंग की बंदिश आर्जी है। प्रेस ब्रीफिंग में कैरोलाइन ने बताया कि सदर ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मैक्सिको पर महसूलात आयद करने का इरादा रखते हैं, यानी वहाँ तो उनका इरादा पक्का है। He's very much doing that. There you go. मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल पर कौमी असम्बली के बाद कल सेनेट ने भी मंजूरी दे दी और अपोजिशन ने बिल की शदीद मुखालफत की। सहाफ़ियों ने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया और कराची से खैबर तक सड़कों पर निकलकर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया और ख़ुद को जमहूरी और सहाफ़ती आज़ादी की चैम्पियन समझने वाली पीपल्स पार्टी वैसे तो एलानिया पीका एक्ट तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ खड़ी रही, लेकिन अमली तौर पर हुकूमत का ऑब्वियसली उन्होंने बिल्कुल साथ दिया। और ये हर कोई जानता है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती थी। इसके अलावा आपको पता है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का भी बहुत कुछ कहना था और उन्होंने कहा कि ये आज़ादी राय जो है ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इस वजह से। एग्जैक्टली उनके क्या वर्ड्स थे आपको पता है? मुल्क गिर एहतजाज हुआ सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में प्रेस क्लबों के बाहर सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज किया, तकरीरें हुई, प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे। मुल्क के चोटी के सहाफ़ी, एंकर पर्सन्स, TV प्रोड्यूसर्स, जर्नलिस्ट सब मौजूद थे, रिपोर्टर्स, एडिटर्स,
और सब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। इसी बारे में बात करने के लिए अच्छा, हम नहीं दिखा रहे वो उनके उमर अयूब साहब की गुफ्तगू ज़रूर सुनिए। और ये हर दौर में होता रहा है ना, पहले PMNL लेके आई, फिर उनकी अपनी तौजीहात थी, फिर PTI, फिर जब PTI लेके आई तो उनकी अपनी तौजीहात थी। उन्होंने इस मामले को, जो इतना अहम मामला था और सहाफ़ती आज़ादी से जुड़ा हुआ था, इंटरनेट के मखसूस कंटेंट से जोड़ने की, पोर्नोग्राफी से जोड़ने की कोशिश की। और जब उनसे बात की जाती थी वो इस बात पे आते थे, जो कि इटसेल्फ बड़ा सेंसिटिव एक इशू है और बड़ा सीरियस एक इशू है, लेकिन वो पीका एक्ट को सिर्फ पोर्नोग्राफी से जोड़ दिया करते थे। लेकिन अब वो ऑब्वियसली यही कह रहे हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है ये सारा, तो सुन तो लें कि क्या कह रहे हैं। और अब वो दोबारा इसको आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ करार दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके खिलाफ वोट दिया नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में, और हमने ये फोर्स किया गवर्नमेंट को कि जी आप ये क्यों तरमीम कर रहे हैं। ये जितने आपके डिजिटल मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले या आपके जो एक्टिविस्ट हैं या आपके कोई भी शख्स जो डिजिटल मीडिया के साथ जिसका ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे एक छतरी तले आप ला के तो एक टेलर मेड ऐड दे के किसी एक शख्स को आप वहाँ पे तैनात कर देंगे और लोगों को फिर आप हरासा करेंगे। ये मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है, ये बिल्कुल आपका शुमाली कोरिया मॉडल या म्यांमार मॉडल जो है उस पर हम लोग जा रहे हैं। ये अब इनके अपने दौर की भी हमने बात की, फिर अब जो इस दौर में हुआ है वो भी तारीख है। बस मुशावरत के लारे ही लगाए गए, बात हो रही है और जल्दबाजी में, उजलत में सब कुछ पास करा लिया गया और हर शो पे आके। और ये ऑब्सेशन जो है ये क्यों है, इतनी जल्दबाजी क्यों है, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये जरा हम जानना चाहते हैं सीनियर और सहाफ़ी। सब आके कहते थे कि नहीं मुशावरत होनी चाहिए, मुशावरत होगी। जब मुशावरत की बात हुई तो कहते हैं 5 मिनट हैं बस आपके पास, ये तो बस जल्दी है, हमें कराना ही है। मतलब बेसिकली जिसको कहते हैं ना आई वॉश, कि हमने करवा दिया, 5 मिनट हैं, आपने कर भी लिया, हो गया, आगे चलो। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, उनसे पता करेंगे कि ये ऑब्सेशन क्या है। मज़हर साहब, इसमें ऑब्वियसली आपको शक नहीं रहा कि लाख मुखालफत, लाख मुज़ाहमत के बावजूद पीका कानून हुकूमत की जिद बन चुका है, और अब तक हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या समझ आ रहा है, हुकूमत का इस कानून पर इतना जोर क्यों है? ये एक माइंडसेट है, ये माइंडसेट इस हुकूमत का भी है, ये माइंडसेट हुकूमतों से बालातर है। चेहरे बदलते हैं लेकिन निज़ाम वही रहता है। जो कानून ये आज लेकर आ रहे हैं वो कमो बेश वैसा ही कानून जो है पिछली गवर्नमेंट लेकर आ रही थी। पैका 2016 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट लाई, PTI ने उससे और ज़्यादा सख्त कानून लाए, और अब तो ये एक बदतरीन कानून लेकर आ रहे हैं। ये एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं कि आपकी सोच पर पाबंदी लग रही है कि आप सोचें भी नहीं, वरना मैं ये प्रिज्यूम कर लूँगा कि आप जो है मेरे खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पहले आपने तहरीर पे पाबंदी लगाई, फिर तकरीर पे, फिर तस्वीर पर पाबंदी लगाई, और अब तकरीर पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप दरअसल मीडिया को किल करना चाह रहे हैं, मीडिया का मैसेकर करना चाह रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं, कहा ये जा रहा है नहीं जी हम तो डिजिटल मीडिया में फेक न्यूज़ बताएं, तो फेक न्यूज़ क्या है? अगर मैं आज यह कहूँ कि 8 फरवरी का इलेक्शन फेक था, तो वो फेक न्यूज़ होगी क्या? एक राय होगी ना जिससे इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके काउंटर कोई जा सकता है। तो मेरा ख्याल है ये जो जिस तरह की चीज़ें ला रहे हैं और जिस तेज़ी से ला रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। जिस अंदाज में सेनेट में कल कुछ हुआ, सेनेट की कमेटी में सेनेट के चेयरमैन जी हमें तो आज पास कर दें, भाई ऐसी क्या जल्दी, ऐसी कौन सी क़यामत आ रही है? उसमें आपने कहा था ड्राफ्ट शेयर करेंगे, नहीं किया शेयर, 1 घंटे में तो कोई फैसला नहीं होता। तो मेरा ख्याल है एक सोच है, वो सोच मीडिया को कंट्रोल करने की सोच है। ये गवर्नमेंट चली जाएगी, कल ये भुगतेंगे, कल ये हमारे साथ खड़े होंगे ऑपोजिशन में जब होंगे। आज की ऑपोजिशन कल अगर गवर्नमेंट में हुई तो ज़्यादा इम्कान ये है कि वो यही करेंगे जो ये गवर्नमेंट कर रही है। नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल का तजुर्बा हमारे साथ बहुत बुरा रहा है हमें। अच्छा मज़हर साहब, इनका भी और इनसे पहले वालों का भी हर दौर में कुछ ना कुछ मुशावरत हुई है, इस दौर में ज़रा सबसे ज़्यादा ही कम हुई है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि इस कानून पर कई सालों से काम हो रहा है। अभी बैरिस्टर अकील थे, वो भी यही कह रहे थे, बड़े साल मुशावरत हुई है, सहाफ़ती नुमाइंदों, दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत चलती रही है। आपके तो इल्म में होगा, क्या हुकूमत के इस मौक़िफ़ में वज़न है? नहीं है वजन। देखिए झूठ बोल रहे हैं, माजरत के साथ मैं इस तरह के जुमले कहता नहीं हूँ।
जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट का रवैया, हालांकि वो बहुत सख्त कानून लेकर आ रहे थे, इसीलिए हमारी रेजिस्टेंस भी सख्त थी, लेकिन वो मशावरत कर रहे थे उनको जो, और मशावरत के अल्टीमेटली फिर उन्होंने ये बात को तस्लीम किया। इसमें उससे पहले खुद जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, मरियम औरंगजेब साहिबा इस चीज़ की गवाह हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा को पता ही नहीं था कोई कानून आने जा रहा था, कोई बिल आने जा रहा था, इंफॉर्मेशन के हवाले से उनको इल्म ही नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इंफॉर्मेशन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की उसमें। तो कहीं ना कहीं तो ये सोच परवान चढ़ रही है कि मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो ये मेरा ख्याल है जो रवैया है हुकूमतों का, ये रवैया है, ये कह रहे हैं कि हम मशावरत क्या होती है? मशावरत होती है एक्सचेंज ऑफ ड्राफ्ट। मशावरत होती है कि कोई मुश्तरका मीटिंग हुई, उसमें एक ड्राफ्ट पे इख्तलाफ हुआ, एक्सचेंज ऑफ ड्राफ्ट हुआ, तबादला ख्याल हुआ। तो आप बताएं ना, अता तारड़ साहब ये बताएं कि क्या आपने 1-2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, आप कह रहे हैं ना बहुत अरसे से हो रही थी, तो उसका कोई ड्राफ्ट शेयर किया है? उसका कोई ड्राफ्ट आपने एपीएनएस से शेयर किया है? उसका कोई ड्राफ्ट आपने सीपीएनई से शेयर किया है, पीबीए से किया है, एमएन से किया है, पीएफयूजे से किया है? जब नहीं किया और आप ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि ड्राफ्ट हमने शेयर नहीं किया, तो फिर ये बातें क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है, और बदकिस्मती ये है कि ये अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहती हैं, ये अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं, और आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी जमहूरियत की नफ़ी होती है, और यही चीज़ होने जा रही है। इसलिए खदशा ये है कि ये बड़ी तेज़ी से, और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये जो इक़दामात हैं ये सिविलियन मार्शल लॉ की तरफ हमें ले जा रहे हैं। कोई ड्राफ्ट दिया जाता है तो फिर उस पर काउंटर एक आर्ग्यूमेंट आता है, उसमें तरमीम सजेस्ट की जाती है। जब कोई ड्राफ्ट ही नहीं दिया जाएगा किस और फिर कह देना कि नहीं जी बिल्कुल कंसल्टेशंस हो रही हैं और सारों का अपना एक इनपुट है, इनपुट नहीं है, क्योंकि बातचीत उस डेप्थ में गई ही नहीं, आपने मौका ही नहीं दिया ये करने का। हुकूमत का जोर है इस कानून पे या हुकूमत पे जोर है? What can we say about this? क्योंकि आपको याद है ना कि कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 2 बेचारे बच्चे जो हैं वो लापता हैं, और उस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते, मतलब कैन यू इवन इमेजिन कि वो क्या कयामत है उनके घर में। उन बच्चों के वालिदैन जो हैं वो ऑब्वियसली सख्त परेशान हैं, गमज़दा हैं, मगर दावों के बावजूद पुलिस अब तक बच्चों का सुराग लगाने में बिल्कुल नाकाम है। अभी क्या अपडेट है इस केस की? और दूसरा वो जो केस है जो बच्चे की लाश पानी की टैंकी से मिली थी सारिम, उसमें क्या कोई पकड़ में आया? कहीं तफ्तीश पहुंची, नहीं पहुंची? क्योंकि आपको पता है ना वहाँ तो मेडिकल हो गया था और बच्चे के साथ अपैरेंटली ज़्यादती की तस्दीक भी हो गई थी इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक। उसकी हतमी क्या मेडिकल रिपोर्ट है वो भी हम जानेंगे। राहील सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहील बता, ये एलियान और अली कुछ नहीं पता लगा इनका, कहाँ गए? ज़मीन निगल गई, आसमान खा गया इनको? जी अब्दुल्ला, ये 14 तारीख को ये वाक़या पेश आया था जहाँ पे गार्डन के इलाके से 2 बच्चे आलियान और अली जो है वो लापता हुए। उसके बाद पुलिस ने अगवा की दिफा के तहत मुकदमा दर्ज किया। उस सिलसिले में पुलिस ने बहुत सारे इकदाम किए। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ ये बताते हैं कि उस सिलसिले में स्पेशली स्नाइफर्स मंगवाए गए हैदराबाद से, क्योंकि कराची में जो सिंध पुलिस के स्नाइफर्स हैं वो सिर्फ एक्सप्लोजिव और नारकोटिक्स को ही डिटेक्ट कर पाते हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने स्पेशली जो कि ह्यूमन बींग्स की सर्चिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वो स्नाइफर्स हैदराबाद से स्पेशली मंगवाए गए। उन्हें बच्चों के कपड़े सुंघाने के बाद उस इलाके में उनको लेके गए, लेकिन उसमें भी जो है पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इसके अलावा पुलिस जो है इलाका मकीनों की मदद से कुछ मुश्तबा अफराद हैं, कुछ सस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में बताया गया तो कि वो वहाँ पे उन हालिया दिनों में नज़र आए थे, उनके स्केचेस भी बनवाए जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा इससे पहले जो है वो डाइवर्स भी वहाँ पे लियारी नदी में उतारे गए। गुज़श्ता रोज़ भी जो है एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ बताते हैं कि लियारी नदी के पास रेक्सल लाइन का इलाका है जो कि गार्डन से थोड़ा सा ही आगे, थोड़े फासले पर है। वहाँ पर भी जो है वो इससे पहले ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं, कुछ और अफराद वहाँ पे नदी में गिर जाते हैं। वहाँ पर भी उन्होंने सर्चिंग की गई, लेकिन अभी तक जो है बच्चों के बारे में कोई ठोस इतला, कोई कॉन्क्रीट, कोई लीड नहीं मिल सकी है। पुलिस अपने तौर पे काम ज़रूर कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस को किसी भी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। वालिदैन से हमारी बात हुई तो वो बहरहाल अपने बच्चों के लिए परेशान है। उन्होंने कुछ अफराद के पुलिस को नाम भी दिए, लेकिन उनको ही पुलिस ने जब इंटरोगेट किया तो वो उस सारे मामले में क्लियर निकले। अभी तक पुलिस के पास इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई लीड है नहीं, कोई किसी भी किस्म की कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर केस में कोई पेशरफ्त हो सके। आया ये रैंसम अगवा बराए तावान है। राहील, सारिम के केस में कोई पेशरफ्त है? अभी सिर्फ उसकी इब्तिदाई रिपोर्ट आई थी हमारी।
सारिम के सिलसिले में हमारी बात हुई थी पुलिस हुक्काम से, तो ये बताते हैं कि अभी जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं पहुंची है पुलिस तक, और इब्तदाई रिपोर्ट में तो जो है वो बता दिया गया था कि उसके साथ ज्यादती की गई, जबकि उसमें भी पुलिस ने जो है मुश्तबा कई अफराद को लिया, उनके DNA जो है वो भेजे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद फिर मजीद कुछ आगे कार्रवाई बढ़ सकेगी। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को उसमें भी हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की कोई मुलजिम जो है वो इस तरह का नहीं हो सका। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि किसी पर भी अभी सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर ही सारे काम हो रहे हैं, किसी पर भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। ना सिर्फ उनके रिश्तेदार बल्कि जो है वो कुछ वहाँ के जो आसपास के लोग थे उसी फ्लैट के रहायशी, उनको भी हिरासत में लिया गया, उनको भी इंटरोगेट किया गया, लेकिन सारिम के केस में भी अभी तक पुलिस को फ्रूटफुल कोई चीज़ नहीं मिल सकी है। जी शुक्रिया आपका राहिल, थैंक यू। आई एम सो स्पीचलेस, मतलब जब आपको बिल्कुल ही गायब, मतलब ऑलमोस्ट एक जादू ही हो गया कि बच्चे जो हैं गायब हो गए हैं। वो 2 अली और अलियान की बात हो रही है कि कोई सुराग नहीं लगाया जा रहा, और हम कितनी बार ये बात रिपीट कर चुके हैं, जितने दिन गुजरते जाते हैं ना उसके बाद फिर वो उम्मीद जो होती है, होप टू फाइंड देम, आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जाती है। 2 हफ्ते इज़ अ मैसिव टाइम, 2 हफ्ते इज़ लाइक सदी गुजर जाना कि बच्चे जो हैं वो गायब हैं, और उस उम्र के बच्चे। एक और चीज़ हम सोच रहे थे कि जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं, ख़ासतौर पे बच्चों के साथ ज़्यादती, अगर वो अपना टाइम पूरा करके बाहर निकल भी आते हैं, आपको पता है कि बाहर की दुनिया में जिस इलाके में फिर वो रहते हैं, फिर उनको रजिस्टर करना होता है और उन पर एक नज़र रखी जाती है। हमारे यहाँ तो बहुत से वैसे ही निज़ाम नहीं है बहुत सी चीज़ों का, लेकिन करने को आए तो ये भी एक होना चाहिए ताकि इलाके में भी पता हो कि हमारे मोहल्ले में कौन लोग रह रहे हैं और कौन नहीं। अच्छा, एक ये हो गया, और क्या आपने बात करनी थी? अच्छा जी, अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से 18 साल से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी जिम अकोस्टा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में वापसी पर CNN ने जिम को टाइम, इनका टाइम जो है वो दिन से बदल कर रात कर दिया था। बेसिकली इनकी शिफ्ट चेंज कर दी गई थी। तो ये तो बहुत बुरी बात हो गई। और अपने अलविदाई पैगाम में अच्छा जी, ये उन्होंने कहा। और जिम अकोस्टा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से इख्तलाफात के बायस तवज्जो का बायस बनते रहे और बड़ी अटेंशन थी। मतलब आमने सामने ज़रा आप देखें कि किस तरह सवाल जवाब होते हैं। एनीवे, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये खबर पहुंची कि वो उन्होंने CNN छोड़ दी है, जिम अकोस्टा ने, तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा तो बड़ी अच्छी खबर है, वेरी नाइस, जाओ। लिहाजा सहाफ़ियों का हाल जो है ना वो हर जगह ही थोड़ा सा। अच्छा, पता है क्या है, इनके डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत से बयानात से मुझे बड़ा मेजर डेजा वू होता है, क्योंकि रिपीट केस हो रहा है। हाँ, और कुछ हमने इधर भी देखा है, केसेस देखे हुए हैं। लिटरली ये कहता होगा, लिटरली यही टेम्परामेंट हुआ करता था। अच्छा जी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से कराची के एक ताजिर का जो मजाक था, चले मजाक ही कह देते हैं अब, हालांकि उस पर हमने काफ़ी एक्सटेंसिव बात की थी, वो सिंध हुकूमत ने संजीदा ले लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ताजरों और शहरियों को मुतमईन करने के लिए खुद मैदान में कल आ गए और पाकिस्तान का माशी हब इंतज़ामी लिहाज से मसाइल की आमाज का बना है और कराची का शायद ही कोई शहरी हो जो कि सफाई सुथराई के नाकिस इंतज़ामात, टूटी फूटी सड़कें, ज़्यादातर तो टूटी होती हैं, और उधड़ी गलियों और उबलते गटर्स की शिकायत ना करता हो। पानी का शदीद आपको पता है कि फुकदान है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का मसला है, कुछ मंसूबे ज़ेर तामीर हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी हैं, और K4 के मंसूबे का अभी तक इंतज़ार है जिसकी उम्मीद बरसों से दिलाई जा रही है। स्ट्रीट क्राइम की भी लोग शिकायत करते हैं। कराची वालों को सिंध और वफाक दोनों से शिकायत रही हैं। मतलब वफाक की भी प्रायोरिटी ये था, और सिंध में तो पीपल्स पार्टी मुसलसल बरसर इक़्तिदार है इस सूबे पे, और सर्टनली ये सूबा इसका दारुल हुकूमत कराची है। सो कराची शुड हैव बीन बेटर। सो बहुत से मंसूबों की बात होती रही है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वज़ीर आला सिंध ने ताजरों के साथ बैठक लगाई, ताजरों की कुछ सुनी और कुछ अपनी भी सुनाई, और ये भी कहा कि अगर हमसे कोई शिकायत है तो हमसे करें, हमारी चुगली ना लगाएं। देखिए, कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। और आज अगर आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है,
अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता ज़बरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा, इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। हम भी ये समझ रहे हैं कि हमें बिजनेस कम्युनिटी को ओन करना पड़ेगा, और साथ साथ आपसे दरख्वास्त है कि आप भी पीपल्स पार्टी को ओन करें। हम इतना बुरे नहीं हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं, इतना सा जितना मोहब्बत MQM को दिखाते थे या 1-2 साल पहले PTI को दिखाते थे, अभी भी कहीं दिल में TLP भी कहीं ना कहीं बसता है अपेरेंटली। हम चलिए दूध से तुले हुए नहीं हैं, लेकिन अच्छे हैं भाई। और एक तरफ जहां लग रहा है ताजिर भरे बैठे थे, वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी भरे बैठे कह रहे थे कि हम भी इतने बुरे नहीं है और हमें भी इतनी जितना उनको मोहब्बत देते थे या हमें भी दे दें। बिल्कुल दिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध पर लगातार चौथी मर्तबा हुकूमत कर रही है, तो ऑब्वियस ये मोहब्बत ही हुई ना, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आपके पास है। इसलिए ये कहना कि बाकियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस या मिली और हमें नहीं, दैट्स नॉट राइट एट ऑल। लेकिन आपको पता है कि सिंध हुकूमत से शिकायत ना करें तो किससे करें? करनी भी तो फिर इन्हीं से है ना शिकायत। तो कराची के मसाइल ही हैं जिनकी वजह से बहुत से इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं, लेकिन पिछले साल ख़ास तौर पे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को रिहाइश के एतबार से दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल किया था। टोटली आप ना भी बिलीव करें, लेकिन जो लोग इधर रहते हैं उनको ये तो पता है ना कि बहुत चैलेंजिंग है इधर रहना। 173 शहरों में 169वें नंबर पर था। अभी हम इसी पे बात करते हैं। मीटिंग में मौजूद थे मारूफ सनतकार आरिफ हबीब साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आरिफ साहब अपना वक्त दिया। आरिफ साहब, कराची के ताजरों सनतकारों को हुकूमत से बड़ी शिकायत रही हैं, ख़ुद भी जिक्र किया बिलावल साहब ने कि हमसे बात करें, शिकायतें ना लगाएं। मुख्तलिफ वजूहात हैं सर्टनली इसकी। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि आर्मी चीफ से भी सख्त मुतालबात किए जाते रहे। पीपल्स पार्टी की अब टॉप लीडरशिप ने बराह रास्त आप लोगों से बात की है, बात सुनी है, मौका दिया है। क्या आप समझते हैं शिकायत दूर हो गई या हो जाएंगी? कितने पुरुम्मीद हैं? आई थिंक देखिए, जब कोई भी पब्लिक सर्विस का काम हो रहा होता है तो उसमें लोग कुछ मुतमईन भी होते हैं और कुछ जो है गैर मुतमईन भी होते हैं। तो लोगों ने जो है जो बातें जिसमें लोगों को इत्मीनान नहीं था वो बातें उन्होंने रेस की और उसको फिर बहुत हाईलाइट हुआ मीडिया के अंदर। लेकिन जो चीज़ों के लिए इत्मीनान वाली चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली मीडिया में जो है वो हाईलाइट नहीं होती हैं। लेकिन इसका नोटिस मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने लिया और उन्होंने ये फैसला किया कि ये बिजनेसमैन के साथ, जो रियल बिजनेसमैन हैं, उनके साथ जो है वो एक इंटरेक्शन किया जाए। और वो एक्सरसाइज आज उन्होंने की और उस एक्सरसाइज में जनरली जो है वो ये बहुत ही अच्छा रहा। और इसके अंदर ये तमाम जो मसाइल हैं बिजनेस कम्युनिटी के, उन मसाइल को जो है वो सुना गया और उनके हल के लिए इकदाम करने की यकीन दहानी कराई गई। तो उसमें सारी ज़ाहिर कैबिनेट भी थी, पार्टी लीडरशिप भी थी, CM साहब भी थे और एक बहुत ही ये मैं समझता हूँ खुशायद इब्तिदा है। और ये भी तय हुआ उसके अंदर कि अब ये है कि पीरियडिकली इस किस्म की जो है वो मीटिंग्स रहेंगी ताकि जो भी मसले मसाइल हैं वो बिल्कुल हाईलाइट हों और उसके ऊपर उसको हल करने के लिए जो भी इकदाम की ज़रूरत है वो किया जाए। तो वो बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि भाई अगर कोई भी आपके मसले मसाइल हैं तो आप हमें बताएं और हम उसको जो है वो इंशाल्लाह हल करेंगे। ऑलराइट, अच्छा ये भी बताएं कि बिलावल साहब चाहते हैं कि सिंध के ताजिर सूबे के मसाइल के हल के लिए पहले से कहीं ज़्यादा किरदार अदा करें और इसके लिए उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा भी चाहिए होगा। तो अगर सिंध हुकूमत इस मकसद के लिए टैक्स वगैरह में थोड़ा बहुत इजाफा करती है तो बिजनेस कम्युनिटी इसके लिए तैयार होगी। विल यू एक्सेप्ट इट?
आई थिंक जो टैक्स में इजाफा होता है वो टैक्स रेट बढ़ाने से नहीं होता, ये एक मुसल्लम उसूल है। टैक्स में इजाफा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने से, टर्नओवर बढ़ाने से, ग्रोथ से। तो ऐसे इकदामात की जो है वो ज़रूरत पर जोर दिया गया कि जिससे जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, ताकि गवर्नमेंट के जो है वो रेवेन्यूज जो है वो बढ़े। और उसके लिए ज़ाहिर है उन्होंने इस बात का भी कहा कि बोला आप लोग अगर सही, आप लोगों का काम अच्छा चलेगा तो हमारे वोटर्स को जो है वो रोजगार मिलेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि उनको रोजगार मिले, लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है, आप लोगों के बिजनेसेस जो है वो बेहतर हों और उसमें ग्रोथ आए। अच्छा हर साहब, सिंध हुकूमत ने और बिलावल साहब ने खुद अब अपने दरवाजे आप लोगों के लिए खोलने का ऐलान किया है, ये तो चलें ठीक हो गया। क्या वफाकी हुकूमत के रवैये में भी आप समझते हैं कि तब्दीली की ज़रूरत है टुवर्ड्स कराची, या जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है? जी आई थिंक बिल्कुल, हम तमाम चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, एक्चुअली देखिए ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है। और हर उस काम में जिसमें पर्टिकुलरली जो इकोनॉमी की बेहतरी के लिए जो भी काम है, उसके लिए ये पार्टनरशिप जो है पॉलिटिकल लीडरशिप में और बिजनेस कम्युनिटी में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर उनमें सही पार्टनरशिप होगी तो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज आएंगी, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज आएंगी तो बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा। और जब बिजनेसेस बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेंगे और मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली की इब्तिदा हो सकेगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। आज हम एक ट्रिब्यूट भी देना चाहते हैं, बाय द वे। भाई कुछ गाने क्या होगा, मतलब ही इज वेरी मच हियर एंड सिंगिंग फॉर अस, लेकिन क्या इनके गाने हैं तो बल्कि हमने सोचा अच्छा जी, आपको बताएं कि चाइनीज़ साइंसदानों की तैयार करदा मसनूई ज़हानत की ऐप डीप सीक ने दुनिया भर और ख़ास तौर पर यूरोप और अमेरिका में तहलका मचा दिया है। हद तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खुद को चैंपियन समझने वाली अमरीकी कंपनियों की नींदें भी उड़ा दी गई हैं और सारिफीन जो हैं वो डीप सीक को धड़ाधड़ डाउनलोड भी करें। आपने किया? नहीं, मैंने कल शो के दौरान ही कर लिया था वैसे। और अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और दीगर के शेयर्स गिर गए हैं। डीप सीक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे चैट जीपीटी की तरह ख़रीदना नहीं पड़ता और ये बिल्कुल मुफ्त है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ऑब्वियसली एनीबडी वुड। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी कान खड़े हो गए। उन्होंने अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को खबरदार करते हुए कहा है कि चीनी ऐप के बाद अमेरिकन इंडस्ट्री को जाग जाना चाहिए। चीनी ऐप को मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास सबसे अजीम साइंसदान है। चीनी चैटबॉट के सामने आने के बाद अमेरिका की मसनूई ज़हानत के शोबे पर बालादस्ती पर सवालात उठ रहे हैं। डीप सीक की तैयारी में ओपन सोर्स डीप सीक V3 मॉडल का इस्तेमाल हुआ है, जिसे बनाने वालों का दावा है कि ये सिर्फ 6 मिलियन की लागत से तैयार हुई है। इसके मुकाबले में अमेरिकी कंपनियों ने अरबों डॉलर्स खर्च किए थे। चाइना एट इट्स बेस्ट, आपको पता है। एब्सोल्युटली। चलें ज़रा और समझते हैं इसके बारे में। आईटी एक्सपर्ट और अक़वाम मुत्तहिदा की AISG बोर्ड की मेंबर हैं निगत दाद, हमारे शो पे आती रहती हैं। निगत, क्या हाल है आपका? अच्छा निगत, बहुत से सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि डीप सीक जो है वो AI बस अचानक ही आई और दुनिया में अफरा तफरी जो है वो फैला दी गई, तो इस ऐप का इतना बड़ा इम्पैक्ट इतनी जल्दी आएगा, क्या ये सबको अंदाज़ा था? जी बिल्कुल। डीप सीक जो है वो उसने सही बुनियादों पे अफरा तफरी मचाई है, ख़ासतौर पे सिलिकॉन वैली और अमेरिका में जो कंपनीज हैं, ओपन AI जो चैट जीपीटी के जिन्होंने मॉडल्स बनाए हैं वो काफ़ी शेकी हैं। और नवीडिया जो कि चिप मेकर है और सबसे ज़्यादा जिसकी वर्थ कंसिडर की जाती थी, वो इस डीप सीक की जो नया मॉडल आया है उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी शेकी ये कंपनीज हो गई हैं। आई थिंक इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो एक क्लेम यूएस कंपनीज करती हैं कि जो AI मॉडल्स हैं उनकी मेकिंग बहुत एक्सपेंसिव है और चैट जीपीटी के जो मॉडल्स हैं वो एक मॉडल जो है वो वर्थ $100 मिलियन ओपन AI इसको बताता है और क्लेम करता है, जबकि ये जो चाइनीज ऐप है ये भी चैट जीपीटी की तरह ही मॉडल है AI का
और उससे कहीं बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन इसकी जो मेकिंग की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, वो तकरीबन $6 मिलियन है। अब कहाँ $100 मिलियन है, कहाँ 6 मिलियन, तो वो जो एक पूरा क्लेम यूएस का है कि इसमें ये काफी कॉस्ट है और कंप्यूटिंग के हवाले से, और तो वो इस चाइनीज कंपनी ने उसको उस पूरी चीज को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है कि ये कम कॉस्ट में भी बड़े हाई प्रोडक्टिव मॉडल एआई के बनाए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ 6 मिलियन में कोई चीज बन जाए, वरना तो कहाँ बात होती है, कहाँ जाती है। So that's something. अच्छा निखित, अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दीगर ममालिक इस एप्लीकेशन से मुताल्लिक काफ़ी शुकूक में मुब्तला नज़र आ रहे हैं, अपने शहरियों को मोहतात रहने का भी कह रहे हैं। आपके ख्याल में उनके रिजर्वेशंस में वज़न है? वाकई डीप सीक डेटा सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है? जी, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ ममालिक के डीप सीक के हवाले से, ये किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, लेकिन ये किसी भी ऐप के मुतालिक हो सकते हैं। कोई भी ऐसी एआई जनरेटिव ऐप, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो कोई और ऐप हो, चाहे ये चाइनीज़ ऐप है, हम लोगों को इनकी जो प्राइवेसी है और जो डेटा यूज़र्स का लेके ये क्या करते हैं, हम में से बहुत से लोगों को इसका नहीं आइडिया, लेकिन फिर भी जो यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं, कम से कम वहाँ पे कुछ कवानीन हैं, ऐसे लॉज है तहफ़्फ़ुज़ात के लिए लोगों के, जो कि उनके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको क्वेश्चन करने के लिए कांग्रेस में भी इन फाउंडर्स को बुलाया जाता रहा है। आई थिंक विद दिस ऐप ये एक है कि ये चाइनीज हुकूमत के जो कवायद व ज़वाबित हैं, हमें पता है कि सेंसरशिप के प्रेवलेंस है, वहाँ पे बहुत सी ऐप्स ब्लॉक भी हैं, तो जो इसमें जो एआई मॉडल को ट्रेन किया गया है उसमें किस इंफॉर्मेशन की बिना पे ट्रेन किया गया, आई थिंक ये भी एक सवाल है, क्योंकि बहुत से यूजर्स ने जब इसको ट्राई किया है और कुछ ऐसे सवालात पूछे हैं जो कि सियासी तौर पे चाइना में जिनमें बात नहीं की जा सकती, तो इस मॉडल ने उस पे जवाब देने से इनकार किया है। तो ये एक अहम बात है कि क्या ये जो बॉट है ये जो चैट जीपीटी की तरह है डीप सीक, क्या ये सही मालूमात फराहम करेगा, क्या मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैलाएगा, क्या सेंसर तो नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन, तो ये एक खतरा है। एंड ऑल्सो डेटा और प्राइवेसी का भी है कि आपके जो मालूमात हैं, जो यूजर्स इनको डाउनलोड कर रहे हैं, उनकी मालूमात किसके पास जा रही है, ऑफकोर्स चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा रही हैं। तो इन ममालिक के अपने एक एतराज़ात हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जियो पॉलिटिक्स एक अहम किरदार अदा करती है इनोवेशन के मामलात में, और मुख्तलिफ जो इस वक्त टेक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस वक्त जो एआई की रेस है, हमें उसको मद्देनजर रखना चाहिए कि जब बहुत से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं तो उसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या होती हैं। ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात चाइनीज कंपनियों या अमेरिकन हो, कुछ भी हो तो तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे, क्योंकि अगर ये कह देना कि जी चाइना तो डेफिनेटली आपका जो डेटा है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो उनके पास होगी, तो हमें क्या पता कि दूसरे के पास होगी कि नहीं होगी। तो आम शहरी के लिए, आम इंसान के लिए दे आर बोथ द सेम। ट्रस्ट तो कितना डेटा सिक्योर है, कितना प्राइवेट है, प्राइवेट डेटा, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं फाइनली कि ये सारे इश्यूज पैदा ही ना होते अगर आलमी सतह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेगुलेशन वगैरह का कुछ कर लिया जाता, और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर काम शुरू किया था, आप खुद शामिल रही हैं इसमें, तो क्या इस पर कोई पेशरफ्त हुई कि नहीं हुई? जी, आपकी बात तो सही है कि अगर कोई ग्लोबल गवर्नेंस एआई के हवाले से होती और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पे काम शुरू किया था, तो शायद इस तरह की बातें जो हैं कंपटीशन के हवाले से वो सामने ना होती। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये कंपटीशन इज़ अ हेल्दी कंपटीशन, इट्स गुड कंपटीशन। ये एक डिसरप्शन भी है, पावर कंसंट्रेशन जो एआई की इनोवेशन के हवाले से अगर आप देखें तो वो चंद एक मगरबी ममालिक तक महदूद है, वहीं पे आपके पास रिसोर्सेज भी वहीं तक महदूद हैं। इस ऐप के की वजह से कम ये डिसरप्शन तो आई है कि ये जो एक पूरा क्लेम कि एआई मॉडल्स को ट्रेन करना बहुत एक्सपेंसिव है, वो इस चाइनीज ऐप ने बिल्कुल उसको वो कर दिया है। तो ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है, आई थिंक इट्स गुड। लेकिन जो रेगुलेशन के मामलात हैं, रेगुलेट करना, ग्लोबल गवर्नेंस होना, आई थिंक ग्लोबल गवर्नेंस भी एक थ्रेशहोल्ड क्रिएट किया जा सकता है कि ये
सर्टन थ्रेशहोल्ड है, ये चीजें तमाम ममालिक को फॉलो करनी चाहिए जब ये अपने AI को रेगुलेट करें कौमी सतह पे। तो ऑफ कोर्स वो तमाम ममालिक पे ये गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है वो लागू होंगे। अब हमारा जो अक़वाम मुत्तहिदा का भी काम था उसमें हम लोगों ने सेक्रेटरी जनरल को जो गुजारिशात दी उसमें से हमारी काफी गुजारिशात जो हैं वो एक्सेप्ट हुई हैं और उसमें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के अंदर उसमें जगह दी गई है। अब देखें AI का साइंटिफिक पैनल बन रहा है और साइंटिफिक पैनल में दुनिया के एक्सपर्ट्स उसमें शामिल होंगे और वो सिर्फ चंद ममालिक के लोग नहीं होंगे। इसी तरीके से AI ग्लोबल गवर्नेंस डायलॉग होगा जिसमें तमाम ममालिक से एक्सपर्ट्स, सिविल सोसाइटी, डेवलपर्स, ये तमाम लोग इकट्ठे होंगे और ये हर साल इस पे जो है वो कन्वर्सेशन होगी। तो अगेन फ्रेमवर्क्स इतनी आसानी से नहीं बनते, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जो हेल्दी कंपटीशन है ये जरूरी है। बहुत शुक्रिया निगहत फॉर बीइंग विद अस। हेल्दी कंपटीशन जरूरी है भाई। अच्छी बात यह है कि पहले एक ChatGPT था, अब आपको एक ऑप्शन और मिल गई है। और भी जेमिनाई भी था बाय द वे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में चंद हफ्ते रह गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान ऑल्दो नहीं किया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि PCB ने सेलेक्टर्स के साथ मशवरे से सिलेक्शन का अमल मुकम्मल कर लिया है और टीम ने हमें नहीं बताया। कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा हुमा, इसलिए परेशान ना हो। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के इश्तराक से पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर ट्राई सीरीज खेल रहा है और सीरीज का आगाज होगा 8 फ़रवरी से। अच्छा, ट्राई सीरीज जो है वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान जो है वो रवा हफ्ते होगा और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ अफ्रीकी सीरीज के लिए ऐलान करदा स्क्वाड ही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। क्या ख्याल है? होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट ही मतलब एक रनिंग में होंगे। और अब मुश्किल ये है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बाज़ सीनियर बैटर्स की मायूस कुन परफॉर्मेंस ने सेलेक्टर्स को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। सर जोड़ के, हाँ मतलब कि हमने आगे ना परफॉर्मेंस सर जोड़ कर बैठ गए हैं सारे। यस चलिए कितना सर जोड़ा है ये हम भट्टी साहब बताएंगे हमें। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, क्या चल रहा है? सिलेक्शन कमेटी किन नामों पर गौर कर रही है? कौन से नाम अनएक्सपेक्टेड हैं? जो एक्सपेक्टेड हैं वो तो हैं ही। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा। दरअसल PCB के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो आपको पता है कि 12-13 दिन अमेरिका के दौरे पे थे, तो कल रात को वो इस्लामाबाद वापस पहुंचे हैं। बल्कि अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई है कि वो पिंडी स्टेडियम का दौरा कर रहे थे क्योंकि वहां भी चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस होने, तो वहां जो तामीराती काम है और तज़ीन व आराइश का जो काम हो रहा है उसका उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जायजा लिया है। तो मेरे ख्याल में आज मुमकिना तौर पर मोहसिन नकवी साहब सिलेक्शन कमेटी और कप्तान और हेड कोच के साथ मीटिंग करेंगे। मुमकिना तौर पर कहा यह जा रहा है कि कल जुमेरात को या जुमे को यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम का ऐलान होगा, क्योंकि 3 तारीख को तो पाकिस्तान टीम ने सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट के लिए लाहौर में जमा होना है और 4 को पाकिस्तान का पहला प्रैक्टिस सेशन है। लेकिन जो सबसे अच्छी और बहुत एक खुशगवार खबर है कि कल मेरे एक दोस्त कजाफी स्टेडियम के पास से गुजरे। उन्होंने कहा यार मैं लास्ट वीक जब गुजरा था अब तो कजाफी स्टेडियम की शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई है। तो जो अच्छी खबर है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और पिंडी स्टेडियम अब ये तकरीबन रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए। तो मेरा ख्याल में मुमकिन तौर पर अगले 48 घंटे में पाकिस्तान टीम का ऐलान होने वाला है। जो थोड़ा सा पाकिस्तान चांस ले रहा है वो साइम अयूब पर ले रहा है, लेकिन जो मेरी इत्तलात है कि साइम अयूब ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी और इस सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट से आउट हो गए। जो एक ऑप्शन था जिस पर PCB गौर कर रहा था शान मसूद, वो चूंकि टेस्ट सीरीज में नाकाम रहे तो शान मसूद का तो नाम अब मुश्किल है कि चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे स्क्वाड में आ जाए। तो मेरा ख्याल में इमामुल हक पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में आएंगे और मिडिल ऑर्डर में कहा जा रहा है कि सऊद शकील जो है उनकी इंक्लूजन होगी। फिर एक ऑलराउंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बढ़ाना चाह रहा है और उसके लिए 1-2 नामों पर गौर हो रहा है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के जो एक आजमूदा प्लेयर हैं, पहले भी उनको खिलाया गया, वो पाकिस्तान टीम में आएंगे। तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल हो चुकी है। बस चेयरमैन साहब एक फाइनल टच देने से पहले सिलेक्टर्स से बात करना चाहते हैं
कि हालिया जो नाकामियां हैं पिचेस इस मरतबा कैसी होंगी? मतलब किस नौयत की हम पिचेस बनाएंगे इस ट्राई सीरीज के लिए? क्या उसी तरह की होंगी? हाँ, क्योंकि ट्राई सीरीज में जो पिचेस होंगी वही चैंपियंस ट्रॉफी में भी फिर होंगी। क्या होंगी? या फिर होंगी, आप ये सवाल भी है आपसे, तो क्या बैटिंग पिचेस होंगी? क्या सोचा जा रहा है? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस की तैयारी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं है। वो तो फिर आईसीसी के जो पिच क्यूरेटर हैं वो टेक ओवर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में बैटिंग पिचेस होंगी, क्योंकि वनडे मैचेस में नॉर्मली हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, 400-400 रन भी हमने वनडे मैचेस में चेज होते हुए देखे हैं। तो ये जो 2.25 दिन वाले तो फिर ट्रायंगुलर सीरीज में भी हम उसी नौयत की रखेंगे ना मोस्ट लाइकली पिचेस। और नेचुरली हम चाहेंगे ना फिर हमारी हम इन द रनिंग और प्रैक्टिस में हो, क्योंकि अभी तो हम वो स्पिन के जाल से तो फंसे हुए निकले। हमारे बैटर्स फॉर्म में आ जाए ना, ताकि अब्दुल्ला जो शेड्यूल आया है कि पाकिस्तान टीम ने 4 तारीख को पहला प्रैक्टिस सेशन करना है कजाफी स्टेडियम के बराबर में जो एलसीसी ग्राउंड है वहां पर, लेकिन 7 तारीख को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें बाकायदा तौर पर कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी और 8 को पहला मैच है। और यही बताया जा रहा है कि जिस तरह वनडे की पिचेस होती हैं और जो पिचेस चैंपियंस ट्रॉफी में होंगी बिल्कुल वही कराची और लाहौर में पिचेस होंगी। मुझे लग रहा है कि चूंकि अभी सर्दी का भी मौसम है तो हाई स्कोरिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। और वनडे क्रिकेट का मजा भी तब है कि बड़े बड़े स्कोर हों और 50-50 ओवर के मैचेस हों। तो मेरे ख्याल में एक्साइटिंग क्रिकेट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं तमाशाइयों को, वो मेरा ख्याल में एक अच्छा हमने बल्लेबाजों की बात की, आप इमाम की बात कर रहे थे, सऊद की बात कर रहे थे। गेंदबाजों में हमारे पास हारिस, नसीम और शाहीन तो हैं ही, क्या हम अब्बास का भी है सिलसिला, होंगे वो? नहीं, देखिए अब्बास तो वनडे क्रिकेट तो नहीं खेलते, नहीं वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। आमिर जमाल एक ऑप्शन हो सकता है अगर वो फुली फिट है। इस वक्त आमिर जमाल बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। फिर जो स्पिन बॉलिंग है उसमें शादाब खान का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। जो हम सुन रहे हैं कि वही सुफियान मुकीम और अबरार अहमद, ये पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स होंगे। वो तो हमें फिर अभी तक समझ नहीं आया, जो प्रोमो आया था उसमें शादाब। वैसे बाय द वे उस प्रोमो में हार्दिक के अलावा, जो कि लिटरली अगर 1 मिनट का प्रोमो है तो 40 सेकंड तो उसी को दिए गए थे। मुझे तो उस प्रोमो पे भी एतराज है। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट शेयर कर दूं कि आईसीसी ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ एलेडाइस को हटा दिया। कहा यह गया कि उन्होंने रिजाइन किया। जेफ एलेडाइस ऑस्ट्रेलियन है और 2012 से मुंसलिक है आईसीसी के साथ, पहले जनरल मैनेजर थे, अब सीईओ बने। कहा यह जा रहा है कि ये जो डिले हुए चैंपियंस ट्रॉफी के, जिसमें शेड्यूल डिले हुआ है, बहुत सारी तैयारियां डिले हुई हैं, वो भी एक वजह है। प्लस जो अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो जेफ एलेडाइस के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें पूरा मलबा डाला है और जय शाह ने बिल्कुल अब अपना रास्ता आसान कर दिया, क्योंकि जय शाह के बाद जो नंबर 2 थे वो जेफ एलेडाइस थे। तो इसका मतलब है कि अब आईसीसी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो भी जय शाह की पसंद के आएंगे। तो अब तो भारत के लिए सारा आसान रास्ता है, उनके ही सारे लोग होंगे आईसीसी। अब एक वॉक ओवर मिल जाएगा। साहब, ये किसी को नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है? मतलब कि हाउ इज इट पॉसिबल कि ये सिर्फ हम ही देख रहे हैं? जिस तरह आपने कहा ना कि अपने लिए बड़ा रास्ता क्लियर कर लिया है। जस्ट वंडरिंग, क्योंकि आईसीसी इज एन इंटरनेशनल बॉडी, तो वो बिल्कुल ही बीसीसीआई बनता जा रहा है, होम्योपैथिक। वैसे ये सवाल, मतलब ये डोंट वांट टू पुट यू ऑन द स्पॉट लग रहा है। हमारे सिकंदर वक्त साहब कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट नहीं चले हैं तो आईसीसी। अच्छा, ये स्टेडियम्स की तज़ीन और आराइश रेनोवेशन की क्या अपडेट है? कुछ पता लगा था? जो वीआईपी इंक्लोजर्स हैं उनके रास्ते में स्क्रीन आ रही है, कुछ व्यू ब्लॉक कर रही है। देखिए, जो कल नेशनल स्टेडियम में भी अब्दुल्ला ब्रीफिंग दी गई, उन्होंने भी कहा कि सिविल वर्क तो 100% कंप्लीट हो गया है। अब वो फाइनल टचेज हैं, जाहिर है फिनिशिंग वर्क जो है चल रहा है, लिफ्ट्स वगैरह इंस्टॉल हो गई हैं और छोटे मोटे काम है, लेकिन मेन काम जो बड़े बड़े थे वो सारे हो गए हैं और शीशे भी लगना शुरू हो गए हैं। फ्लड लाइट्स में एलईडी लाइट्स इंस्टॉल हो रही हैं, डिजिटल स्क्रीन्स नई लग रही हैं। इसी तरह कजाफी स्टेडियम तो बिल्कुल न्यू लुक कजाफी स्टेडियम है, बल्कि अगर आप लिबर्टी से या फिरोजपुर रोड से एंटर हो तो कजाफी स्टेडियम की सड़कें भी नई बन गई है। रिंग रोड जो नेशनल स्टेडियम के अतराफ है वो भी बिल्कुल नया है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास 26 साल बाद आईसीसी इवेंट तो आया है,
लेकिन पाकिस्तान के जो 3 बड़े ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल एक न्यू शेप में आ गए। अब मैंने उस दिन भी आपसे ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर होती है इस तरह के इवेंट्स अपनी चीजों को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का, और अदरवाइज कोई मोटिवेशन ऐसी होती नहीं है कि उसको किया जाए, लेकिन इतने बड़े इवेंट की वजह से हो जाना, इट्स गोइंग टू स्टे। और हमने इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा भी उठाया है। भरपूर फायदा। लेकिन अब्दुल्ला, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि इस 9 मार्च को जब फाइनल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उसके बाद इन ग्राउंड्स की मेंटेनेंस होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि वक्त के साथ साथ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, बिल्कुल मेंटेनेंस रेगुलर होनी चाहिए। बिकॉज़ देखिए क्रिकेट होता रहेगा, इंटरनेशनल टीम्स भी अब पाकिस्तान आती हैं, तो देयर इज नो वे कि इनकी अपग्रेडेशन या फिर इसको इसकी क्यों नहीं होगी। थैंक यू भट्टी साहब। आपको बताएं कि बदीन में जाली आमिल के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून जान से चली गई, और पुलिस के मुताबिक ये वाकया टंडोबागो के नवाही गांव खुदाबख्श इस्बानी में पेश आया। मकतूला संगीता के घर वालों को शक था कि उस पर जिन्नात का साया है, जिस पर जाली आमिल को बुलाया गया। वही स्टोरी है, जिन भगाने के नाम पर खातून पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो मर गई। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात हैं। जाली पीरों आमिलों के हाथों हलाकत का ये कोई पहला केस नहीं है, और ना शायद आखिरी होगा। बल तो हुकूमती सतह पर कोई कार्रवाई नहीं होती इन जाली पीरों के ख़िलाफ़, या इस मामले को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया जाता। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके जाली आमिल और इसके साथी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूला पर होने वाले तशद्दुद से मुताल्लिक घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। घर वालों को भी इस FIR में नामजद करना चाहिए। 100%। क्या पता नहीं होगा कि हो क्या रहा है उसके साथ, और जहालत का भी एक कोई अखीर किस्म का एक लेवल है। खैर, मोहम्मद इजाज़ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं, इनसे पता कर ले, थोड़ी सी डिटेल बता दें, क्योंकि कभी कभार ना ये अनबिलीवेबल बातें हो जाती हैं कि अभी भी लोग मतलब इन आमलों के पास जा रहे हैं। तो क्या हुआ था, वाकया क्या था, कब हुआ, और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, ये वाकया 27 जनवरी को बदीन का नवाही शहर है पंगड़ियो, उसके गांव खुदाबख्श हिस्बानी में पेश आया, जहां एक जाली आमिल के हाथों 30 साला खातून तशद्दुद के बाइस जाँ बहक हो गई। पुलिस से जब हमने इस वाकये की तफसीलात ली, तो पुलिस का कहना था कि लड़की को जो है ज़हनी मसाइल का सामना था, और इसके इलाज के लिए जो उसके वर्सा हैं उनकी जानिब से जाली आमिल को बुलाया गया, और उसने खातून पर जिन्नात का साया होने का जवाज बनाकर डंडे से तशद्दुद किया, और इसी वजह से उस खातून की मौत वाक़या हुई। खातून की जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए तालका अस्पताल टंडोबागो मुंतकिल किया गया, जहाँ पे डॉक्टर्स का कहना था कि खातून के हाथों, चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर वाज़ेह तौर पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर जो जाली आमिल था वीरसी कोहली, उसको गिरफ्तार कर लिया है, और जो है अब मुकदमा भी गुज़श्ता रोज़ वालिद की मुद्दत में, लड़की के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। अच्छा, ज़ाहिर है खातून के वर्सा को एक तरह से खुद भी मुल्ज़िम होना चाहिए, शामिल तफ्तीश होना चाहिए। क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई चल रही है, या वो चाहते हैं कि इस केस में कार्रवाई आगे बढ़े? देखिए, वर्सा इसमें मुलवस थे या नहीं ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो पुलिस कह रही है कि सिर्फ जो जाली आमिल है उसने ही खातून पर तशद्दुद किया। अगर जो लड़की के वर्सा हैं वो भी इस तशद्दुद में मुलवस हुए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन ये एक कॉमन बिलीव है, सुपरस्टिशन है लोगों का, जिसकी वजह से जो लोग हैं जाली आमलों को बुलाते हैं और इनसे अपना इलाज व मुआवजा लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ हुआ है, क्योंकि ये तो चले एक वाकया है ना जिसमें खातून की मौत हो गई, लेकिन क्या इसके अलावा भी इस इलाके में ऐसा होता है, कॉमन प्रैक्टिस है ये? जी बिल्कुल, ये यहाँ पर एक कॉमन बिलीव है लोगों का, और इस तरह के जामिल आमिल है, जो जाली आमिल हैं, वो गोठोड़ देहातों में जा बजा पाए जाते हैं, उनका ये कारोबार है। और जो आम सादा लोग हैं वो इस तरह इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं, और आए रोज़ इस तरह के हमें वाक़यात देखने और सुनने को भी मिलते हैं, जहाँ लोग जाली आमिल के तशद्दुद के बायस जो है अपनी जानें गंवा चुके होते हैं। लेकिन इस कारोबार को की रोकथाम के लिए किसी भी किस्म के इक़दामात हमें देखने में नज़र नहीं आते, और आए दिन इस तरह के वाक़यात रोनमा होना अब आम सी बात बन चुकी है। शुक्रिया आपका। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है ये सारी बात करके और सुन के। मतलब अगर हम सोचते हैं कि जी हर घर में एक स्मार्टफोन है और दुनिया तक की रसाई है, तो इन्फॉर्मेशन भी तो वहाँ होगी ना।
मतलब कोई अच्छे काम के लिए भी तो चीजें पढ़ लिख लिया करें। मुझे आप एक बात बताएं। नहीं, मैंने नहीं बताई। ये बदीन हो या रहीम यार खान हो या सरगोदा हो या क्या हो, चारसद्दा हो, कोई भी हो, क्या आप ऐसे भरपूर पढ़े लिखे कामयाब लोगों को नहीं जानती जो इन मामलात पे यकीन रखते हैं? तो फिर तो देयर इज नो एंड टू इट, यानी हम गिव अप कर जाएं, क्योंकि जिन्होंने सोचना है वो तो सोचेंगे और अपने बच्चों को भेजेंगे। मतलब डंडे मार मार के जिससे जिन निकालने होंगे उसकी मौत कर दी, उसकी जान निकाल दी, तो अब उनके दिल में ठंड पड़ गई होगी कि चलो मतलब वो भी जिन तो चला गया ना, बच्ची हमारी मर गई लेकिन जिन चला गया। किसी भी नौयत की शोबदाबाजी कर लें, कुछ भी हो जाए, आपको पता है कि जाली पीर कितने भरे पड़े हैं हमारे माशरे में, जो हालत है मतलब इनका कारोबार चल रहा है, लोग अपनी सारी तनख्वाहें और इनको डर नहीं लगता होगा कि कोई हमें कॉल आउट ना कर ले, लिहाजा इनको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है। जितने भी माने और आपने मतलब आपने सुना हो कि ये हो गया और उसका ये काम हो गया, उसका बच्चा हो गया, उसकी सेहत बेहतर होगी, जिन निकल गए, व्हाटएवर, नो, मतलब अल्लाह की जात से बड़ा कोई नहीं है और कोई इंसान इस तरह नहीं कर सकता। और फिर देख ही ले इस किस्म के मतलब कितनी वो कहते हैं ना कि आप डिस्पोजेबल जाने हैं कि ठीक है एक बच्ची को हवाले कर दिया कि जरा जिन निकाल दो, मर गई तो मर गई, बीच में क्या हो सकता है। इसलिए प्लीज क्या एजुकेशन और नॉट सो एजुकेशन का भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप जब आप कोई हाईवेज वगैरह से जीटी रोड वगैरह से गुजर रहे हो, कितने बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं एडवर्टाइजिंग दीज पीपल, कोई आलिम ये तो फलाना, ये चीजें हमने कितनी पढ़ी हैं, शहरों में भी लगे होते हैं। वैसे ये जो एडवर्टाइजिंग होती है इसके नीचे नंबर लिखे होते हैं ना, पुलिस वाले करें नंबरों पे कॉल और जाएं, इनको पकड़ें, जाए कुछ 2-4 एनीवे। अच्छा, अभी हम मौसम की बात करेंगे। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये विजुअल्स तो देखें आप। देखिए कभी कभार हमारी खबरें भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, मतलब हमें आपको बताना भी और आपको शायद सुनना भी, तो हम ज़रा एक थोड़ा सा ब्रीदर आपको दे रहे हैं कि इट्स सो ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत जगह है जी, भरपूर मनाजर दिखाएं आप, फुल स्क्रीन करके दिखाएं। छतें बर्फ से ढकी हुई हैं, वादी में पहाड़ों पर कहीं कहीं। आई मीन जस्ट द फैक्ट दैट यू आर लिविंग इन द माउंटेन्स, मतलब आपके सर पे माउंटेन्स हैं और ऊपर पहाड़ों पे बर्फ और फिर आपको पता है ना कि दुनिया इनकी जो लेक है ये फ्रीज होती है। हाँ होती होगी। दुनिया ये कहती है कि you know there are no other mountains like Pakistan's mountains. No, definitely सही कहते हैं, the tallest in the world. जब आपने पाकिस्तान के पहाड़ देख लिए तो फिर आप ये वो असर नहीं डालते दुनिया के बाकी पहाड़ जो यहाँ के डालते हैं। कल मिलते हैं। We will see you tomorrow.